Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your mentor and guide Smriti. I'm also your friend too. So let's get start the session with this next topic from this chapter, that is chapter number 7, control and coordination, which we left in the last video here with this topic, I think human brain. So इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. द टॉपिक फॉर दिस सेशन वुड बी अवर human brain, and we will be discussing here about the human brain, the structure of human brain, the parts of human brain, and how the human brain works. So let's get start the session. इज़ रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड. हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं स्पाइनल कोड के बारे में. इन आवर प्रीवियस सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पाइनल कोड. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पाइनल कोड एंड द पार्ट्स and the reflex arc, reflex actions, etc. So if we are talking about the human brain, then we have already known about the spinal cord. अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करने चलें तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि स्पाइनल कोड होता क्या है. CNS को ही स्पाइनल कोड बोला गया है, राइट. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ पर आपके दोनों नर्व्स, आपके रिसेप्टर न्यूरॉन्स एंड आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दोनों आकर के मिलते हैं, या फिर जहाँ पर मैसेज सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो. ऑब्वियसली नॉट. इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड. क्या सिर्फ स्पाइनल कोड का एक ही वर्क होता है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कराता है? नहीं होता ना, उसके अलावा भी और फंक्शंस होते हैं. ऑब्वियसली नॉट, नहीं, ऐसा नहीं है. सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सोच विचार करने वाले बींग्स हैं, जंतु हैं, जीव हैं, ठीक है. स्पाइनल कोड इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स. हम जानते हैं कि स्पाइनल कोड जो होती हैं वो बनी होती है नर्व्स की, विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो कि हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं जिनके बारे में हमें आगे सोचना होता है, और उसके बाद हमारा ब्रेन उस पर डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, एंड फर्दर हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, डायरेक्ट करता है. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस. जो आपकी थिंकिंग होती है, यानी कि आप सोच विचार कर रहे होते हो, उसमें ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, जटिल क्रिया होती है, जिसमें न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारी न्यूरॉन्स सेल्स जो वर्क कर रही होंगी, और आपका एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है. थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि एक न्यूरॉन ने दूसरी न्यूरॉन का मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया और फिर आपका ब्रेन जो उस पर थिंक कर जाएगा, थिंकिंग करने लग जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. थिंकिंग के भी बहुत सारे कह सकते हैं आप कि पहलू होते हैं, राइट. दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन. और जो आपकी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ये आपको कहाँ होता है, ये कंसनट्रेटेड हो जाते हैं. आपकी जो भी नर्व्स होती हैं, ये आपकी जा कर के आपकी कहाँ मिलती हैं, ब्रेन तक जाती हैं, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. जो कि हमारा क्या होता है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का. जो हमारा ब्रेन होता है, यहाँ से हमें पता लगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है, दिस इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो आपका ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कोड होता है, ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन से एंड स्पाइनल कोड से. इन दोनों की वर्किंग ही इस नर्वस सिस्टम को सक्सेस देती है, राइट. दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड. और ये हमारी जो ब्रेन होता है या जो स्पाइनल कोड होता है, यही क्या कहते हैं, हमारी बॉडी की हर एक पार्ट से मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचा देता है, इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा कर लेता है. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, जैसे कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में सोच रहे होंगे. टॉकिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो. मूविंग ए चेयर, एक चेयर को अगर आप घुमा रहे हो, हिला डुला रहे हो तो. क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूंट्री एक्शंस. या फिर अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, उसके बाद आप क्लैप कर रहे हो, तो वो भी एक वॉल्यूंट्री एक्शन होता है. वॉल्यूंट्री एक्शन होता है जो ऐच्छिक होता है, यानी कि अपनी इच्छा से सोच विचार कर किया गया कार्य, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. जो कि इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले से ही हमने सोचा होता है कि अब हमें आगे क्या करना है, राइट. जैसे आप कोई प्रोग्राम वॉच कर रहे हो, तो आपने सोचा होता है ना कि हाँ, ये अच्छा बोल रहा है, तो लाइक ठीक है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए. और वो प्रोग्राम ख़त्म होने पर जब वो फिनिश हो जाता है, तो आप क्लैप करते हो. तो आपका सोचा समझा कार्य था ना कि आपने क्लैपिंग करनी थी, आपने पहले से ही सोच रखा था कि इसको अप्रिशिएट करना है. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू द मसल्स. तो इसी तरह से हमारे ब्रेन को भी
जो है मसल्स तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ही तो सोचने का काम कर रहा है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो हमारा स्पाइनल कोड है मिलकर के ब्रेन तक जाता है, और यही हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का, ये हम जान चुके। तो ब्रेन ही कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, तो वही आपके बॉडी के मसल्स को मैसेज देगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज़ अ सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। ये दूसरा तरीका होता है जिसमें हमारे सेंटर जो हमारे नर्वस सिस्टम है ये कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ, ठीक है। एक बार बॉडी पार्ट से मैसेज गया है ब्रेन तक स्पाइनल कोड से होते हुए, और दोबारा जब रीडायरेक्ट करना होता है या फिर डायरेक्शन देनी होती है ब्रेन को, तो वो क्या करेगा, स्पाइनल कोड से होते हुए वो वापस से हमारी बॉडी के मसल्स तक आना होगा उसको, ठीक है, ब्रेन से। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो किया जाता है कि ब्रेन से मैसेज आता है, कम्युनिकेशन होता है हमारे ब्रेन का और हमारी बॉडी के पार्ट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जो है आपका स्पाइनल कोड जहाँ पर है, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड, तो इसको सहायता मिलती है किससे, बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक और सिस्टम होता है PNS, ठीक है। एक सिस्टम होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है PNS, तो इसको आपकी सहायता मिलेगी PNS से, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। कंसिस्टिंग ऑफ क्रैनियल नर्व्स, इसमें जो नर्व्स होती हैं वो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड। अब जो वापस आते वक्त दो तरह की नर्व्स काम करेंगी, एक तो होंगी आपकी स्पाइनल नर्व्स और इसके अलावा क्रैनियल नर्व्स होंगी, जो कि मैसेज को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा रही होंगी, राइट। तो ये दोनों नर्व्स मिलकर के यहाँ पर काम कर रही होंगी। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, और इसके बाद ब्रेन हमें अलाउ कर देता है, हमें अनुमति दे देता है कि हमने थिंकिंग करनी है और उसके बाद फिर एक्शन भी करने हैं उसी थिंकिंग के ऊपर जो बेस्ड होंगे। एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसा कि आप अनुमान लगाओगे, दिस इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। तो ये सब जो है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से किया गया होगा, राइट। ये इतना सिंपल टास्क तो नहीं है। विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के हर एक पार्ट अलग अलग पार्ट से किया गया होगा ये कार्य। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अलग अलग पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनमें क्या इनपुट आपने डाला है और क्या वहाँ से आउटपुट निकल रहा है, यानी कि ब्रेन के हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट्स और रीजन, तो इस तरह के ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, बड़े पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं, या फिर आप उसको क्षेत्र बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो, नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। अगर इनको नाम दिया जाए 3 पार्ट्स का, तो जनरल लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाएगा, फोर ब्रेन होता है, जो कि ब्रेन का आगे वाला पार्ट होगा, मिड ब्रेन ब्रेन का मिडल वाला पार्ट, एंड हिंड ब्रेन या ब्रेन का पीछे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपके 3 मेजर पार्ट होंगे ब्रेन के, अगर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो। द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम यहाँ पे फंक्शंस की बात की जाए, तो जो हमारा फोर ब्रेन है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसका क्या काम है, उसका काम है थिंकिंग करना, ठीक है। मेन क्या होता है उसका वर्क, थिंकिंग करेगा वो। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, और इसके पास ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर सेंसरी इम्पल्सिस रिसीव की जाती हैं हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में। जो वेरियस रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर जो रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स होती हैं, वो जो मैसेज को रिसीव करेंगी, वो सारा का सारा यहाँ पर जाएगा आपके फोर ब्रेन में, और फिर वहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, और अलग अलग पार्ट जो हमारे फोर ब्रेन के दिए गए हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे, हर एक का अलग अलग काम होगा। जैसे कि हियर करने का अलग काम होगा ब्रेन के पार्ट का, और स्मेल का अलग, साइट का देखने का अलग, एंड सो ऑन, और इसी तरह के जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी अलग अलग साइट होंगी हमारे ब्रेन के, फोर ब्रेन पार्ट में अलग अलग साइट होंगी जहाँ पर वो वर्क कर रहे होंगे। देर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे
जिस जहाँ पर सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो सेंसेस के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, रिसेप्टर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, क्या करके उसको एक साथ रख करके इंटरप्रेट किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रॉम अदर रिसेप्टर, जो और रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है ना, उनके साथ रख के और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, सोचा समझा जाएगा, एज वेल एज विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, और जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसके साथ उसको एसोसिएट किया जाएगा, उन दोनों को मिला करके। जब जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे मैंने आज एक डॉगी को देखा, ठीक है, और फिर मैंने एक बिल्ली को देखा, तो मुझे ये पता था कि डॉगी को देखा तो 4 उसके पैर होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जब बिल्ली को देखा तो मैंने देखा कुछ और चीज़ें मैंने देखी कि जैसे उसके 4 पैर तो होते हैं लेकिन उसका साइज छोटा होता है, ठीक है, और वो डॉगी को देख के कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। डॉगी जब उसको देखेगा तो वो उसकी तरफ भागेगा, जबकि बिल्ली क्या करेगी, कैट क्या करेगी, उससे दूर भागेगी। तो इस तरह से मैंने एसोसिएट किया नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, जो प्रीवियस मेरे पास नॉलेज थी उसको, और जो बाद में जो मैंने देखा है, समझा है, उसको, दोनों को एसोसिएट किया और वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाला। बेस्ड ऑन all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles। तो इस तरह से जैसे ये सब करने के बाद ए डिसीजन इज़ मेड, एक डिसीजन किया जाता है अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना होगा उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, एंड द इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड ऑन, और किस तरह से इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना होगा हमारे मोटर एरियाज़ में, जाने कि जहाँ से हम एक्टिविटी करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉल्यूंटरी मसल, जो कि हमारी इच्छी जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल, जैसे कि हमारे पैर की मसल्स होती हैं, राइट, ये वॉल्यूंटरी है। अगर आप चाहते हो तभी तो आप अपने पैर को मूव करोगे, अगर आप चाहते ही नहीं हो तो पैर एकदम से अपने आप मूव नहीं करेगा। हाउएवर, इसके अलावा सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, तो कुछ ऐसे सेंसेशंस भी होती हैं जो देखने और सुनने के बिल्कुल अलग होती हैं, दोनों सेंसेस से, दोनों सेंसरी मूवमेंट से या वर्क से अलग होती है, एक्शन से अलग होती हैं, यानी कि देखना और सुनना दोनों से अलग कुछ ऐसे सेंसेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, तो हम कैसे पता लगाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमने काफ़ी खा लिया है या हमारा एपेटाइट फुल हो चुका है, वी हैव टेकन टू आवर एपेटाइट, कैसे हम पता लगाते हैं। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ ए सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, तो ये जो फीलिंग फुल की जो फीलिंग है, यानी कि अब आपका पेट भर गया है कम्प्लीटली, ठीक है, तो ये जो फील आती है कहाँ से आती है, ये आपकी बिकॉज सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, क्योंकि एक सेंटर जो है वो जुड़ा होता है हमारी हंगर से, हमारी भूख से भी कुछ जो है एक चीज़, एक सेंटर जो सेंसेशन जो है वो जुड़ी होती है, विच इज़ इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि हमारे फोर ब्रेन के एक अलग से पार्ट में होती है, यानी कि फोर ब्रेन का ही कोई एक पार्ट है जहाँ पर हमारे ऐसे एक सेंटर है जो कि एसोसिएट होता है हमारे हंगर से, हमारी भूख से, और वो हमें बताता है कि आपने अब इनफ खा लिया है या आप अभी भूखे हो। तो ये कैसे कौन बताता है हमें, फोर ब्रेन बताता है, ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट हमें ये सब बताता है। अब देखो आपको दिया गया है फिगर में स्कल दिया हुआ है, ह्यूमन ब्रेन पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ह्यूमन ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। ये आपका फोर ब्रेन है, ये इधर दिखाया गया है, ये आपका मिड ब्रेन है जिसमें आपका हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और फिर आपका यहाँ पर सेरिब्रम आ जाएगा, क्रेनियम आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका स्टार्ट हो जाता है हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स ये है मेनली, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका अलग पार्ट है, और ये आपका मिड पार्ट है। फोर ब्रेन ये आपको दिया गया है, फोर ब्रेन में आपका क्रेनियम्स और सेरिब्रम आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पार्ट्स दिए गए हैं, आपको ब्रेन के दिखाए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट जो है देखिए, स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब हमने जो भी देखा है लेबल डायग्राम, इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, हमने देखा कि अलग अलग पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन है। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है हमारे ब्रेन में। हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स, तो चलो रिफ्लेक्स का दूसरा जो उपयोग है उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था ना, वहाँ पे हम इसके बारे में जान चुके थे। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू, ठीक है, अगर हमने फूड
को देखा ही नहीं है लेकिन वो हमारा फेवरेट है, तो भी हमारे माउथ में पानी आने लग जाता है, राइट। आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, और हमारी जो धड़कन होती है, हमारे जो दिल की धड़कन होती है, हम उसके बारे में सोचते नहीं लेकिन वो फिर भी धड़कती रहती है, राइट। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाई थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ़ वी वांटेड टू। और असल में क्या है, हम इन एक्शंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, चाहे हम बिना मतलब हम कितना ही सोच लें, हम इनके बारे में सोचने से ये नहीं होंगी, बल्कि ये विदाउट थिंकिंग होंगी। ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि इनवॉल्यूंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, ये खुद से होने वाले एक्शंस होते हैं। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीद और डाइजेस्ट फूड। तो क्या आपको सोचना पड़ता है, अगर आप खाना खा रहे हो, आपको सांस लेनी है, तो क्या आप सोचकर ब्रीद करते हो, यानी कि सांस लेते हो? क्या आपको सोचना होता है कि हाँ मुझे सांस लेना है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। क्या आपका जो डाइजेस्ट होता है, फूड जो डाइजेस्ट होता है, क्या वो आप सोचते हो तभी होता है? नहीं होता ना, वो तो हमारी बॉडी फंक्शंस करती रहती है। या फिर ऐसा होता है कि आपने अभी खाना खाया और अब आप सोच लोगे कि मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाए, तब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा? ऐसा नहीं होता। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल and the though and though out throughout actions such as moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control. तो अगर इसके अलावा बात की जाए, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीद, ये हो गया। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस, कि जब भी कोई सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होगा, लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, जैसे हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हमारी आंखों की जो पुतली है इसका साइज़ बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है। कम हो जाएगा जब लाइट तेज़ होगी, जो आंखों पर गिर रही होगी रोशनी, वो अगर तेज़ होगी तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। और अगर धीमी जो लाइट होगी वहाँ पर, या फिर अंधेरा होगा वहाँ पर, जो प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है। एंड द थ्रू आउट एक्शंस सच एज मूविंग ए चेयर, या फिर इसके अलावा बहुत सारे एक्शन जैसे कि एक चेयर को मूव करना, देर इज़ अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट, तो और अलग तरह की मसल्स का यहाँ पे यूज होता है। प्यूपिल्स में अलग मसल्स काम कर रही होंगी, चेयर को हिलाते हुए डुलाते हुए मूवमेंट करते हुए अलग मसल्स काम करेंगी, ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल, जिनके ऊपर हमारा कोई भी सोचने का कंट्रोल नहीं होता है। मैनी ऑफ दीज इनवॉल्यूंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये जो इनवॉल्यूंट्री एक्शंस होते हैं ना, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जितने भी हमारे इनवॉल्यूंट्री एक्शन होते हैं मोस्टली, तो ये आपके कंट्रोल किए जाते हैं मिड ब्रेन से एंड हिंड ब्रेन से। दोनों ही ब्रेन जो है आपके, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, दोनों ही मिल करके इनको कंप्लीट करते हैं इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो इनवॉल्यूंट्री एक्शंस के लिए। जबकि हमने पढ़ा फोर ब्रेन क्या है, थिंकिंग प्रोसेस करता है, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है रिसीव करके उससे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी कि वो आपका वॉल्यूंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन आपका इनवॉल्यूंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल दीज इनवॉल्यूंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। और इन इनवॉल्यूंट्री एक्शंस में जो मेन इनवॉल्यूंट्री एक्शंस हैं जो कि हिंड ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं, वो आपके कौन से हैं? जैसे कि आपका ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कितना है, किस प्रेशर से ब्लड जो फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में, ये स्लाइवेशन, या कितनी स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड आपकी जनरेट कर रही बना रही है, वॉमिटिंग जो होती है, आपको उल्टी लग रही है तो वो जो है, ये सारे एक्शन जो है कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला से, जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। आपने फिगर में भी देखा है, ठीक है, डायग्राम में देखा है, मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उससे ये आपके कंट्रोल किए जाते हैं। कौन कौन से? ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वॉमिटिंग, और आपका इसी तरह के ये आपके 3 दिए गए हैं मेनली, कि अगर आपको ब्लड प्रेशर होगा तो उसको कंट्रोल करने वाला आपका हिंड ब्रेन का मेडुला पार्ट है। स्लाइवेशन हो रहा है, सलाइवा बन रहा है मुंह में, तो ये भी आपका मेडुला का हिंड ब्रेन का जो मेडुला है इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। वॉमिटिंग के लिए भी मेडुला ओब्लोंगेटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप सोचो कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, राइडिंग ए बाइसिकल, एक बाइसिकल को चला रहे हो या स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, पिकिंग अप ए पेंसिल, या फिर एक पेंसिल को हाथ में उठा रहे हो, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि हमारे एक हिंड ब्रेन में एक पार्ट है कॉल्ड द सेरिबेलम। क्या है? हमारे हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था मेडुला,
जो कि हिंड ब्रेन का ही पार्ट था। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ब्लड प्रेशर के लिए, सलाइवेशन के लिए एंड वॉमिटिंग के लिए। इसके अलावा कुछ और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं जिनमें हमने कहा स्ट्रेट लाइन में अगर हम चल रहे हैं, ये राइडिंग ए बाइसिकल को अगर हम चला रहे हैं या फिर एक पेंसिल को उठा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरिबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, ये याद रखिएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीसीजन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आपकी कुछ वॉल्यूंटरी एक्शंस है जो कि दिखेंगे। अब देखो, अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आप सोच समझ के चल रहे हो ना। अगर आप एक बाइसिकल को राइड करें तो आपने कुछ सोचा है, तभी तो आप उसको राइड करने लगे हो। एकदम से ऐसा तो नहीं कि अचानक से कोई सडन रिफ्लेक्स आग की वजह से ऐसा नहीं ही। अगर आपने पेंसिल को उठाया तो सोच समझ के ही उठाया होगा कि आपने कुछ काम करना है उससे। तो ये सारे आपके वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं और ये हिंड ब्रेन का जो आपका सेरिबेलम है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम को करने के लिए। इसके अलावा और जो देखिए वॉल्यूंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और जो हमारा जो पोस्चर है, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, इसको भी जो कंट्रोल करने वाला है, कोऑर्डिनेट करने वाला जो पार्ट होता है वो हमारा हिंड ब्रेन का सेरिबेलम ही होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। एक बार इमेजिन करके देखो कि क्या होगा अगर जो ये इवेंट्स जिनके बारे में अभी हमने बात की है, अगर ये इवेंट्स ना हो, फेल हो जाएं और जिनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे थे, अगर ये वर्क सारे आपके फेल हो जाए तो क्या होगा? आप सीधी रास्ते पर गमन भी नहीं कर पाएंगे, आप साइकिल को भी नहीं चला पाएंगे, पेंसिल को उठाना चाहोगे तो वो भी नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे एक्शंस पर हमारे फ़र्क पड़ने लग जाएगा यहाँ से। सो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। In our next session we will be discussing about how are these tissues protected, कि जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। How does the nervous tissues cause actions, नर्वस टिश्यूज़ जो हैं उनका क्या एक्शन होता है या किस तरह से एक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ेंगे। 1 सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड and also subscribe my channel to get notification whenever I will be uploading any video on my channel. Thank you so much, thanks for watching, thank you.